फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी बुक के शुरू के 2 चैप्टर्स को देख लिया। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अपवाह। यानी कि भारत में बहने वाली जो अलग अलग नदियों का अपवाह तंत्र है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, 2 इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको लेक्चर से पहले देता हूँ। पहली बात तो है, जिसको इन लेक्चर्स का फ्री पीडीएफ चाहिए है, वो कमेंट बॉक्स में जा सकता है। कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा, जिससे क्लिक कर देते फॉर्म आपको खुलकर आएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स डाल देना है और आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो नोट्स है वो भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और जिनको विशेष सहायता की ज़रूरत है, पेड क्लासेस की ज़रूरत है, वो मेरी जो वेबसाइट है www.smarteduacademy.com, यहाँ पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर कोई क्वेरी है तो ये स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो कुछ शब्द आपके सामने आएंगे, जैसे कि विसर्प है, गोखुर झील है। तो अच्छा होगा थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप इसके बारे में पहले ही जान लें, जिससे कि जब ये शब्द मैं बोलूं तो आपको समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है। देखिए देखिए, एक जो नदी है, जब ये पर्वतों से होकर बहती है तो इसका वेग बहुत तेज होता है। जाहिर सी बात है, इतना ऊंचा पर्वत है, इतनी तेज ढाल है, तो जब ये नदी नीचे की तरफ जाएगी तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे देखिए ऊपर, देखिए इस रिवर को, यहाँ पे ये रिवर बहुत तेज गति से बहती है। फिर धीरे धीरे जब ये निचले इलाकों में पहुंचती है, जहाँ पर पहाड़ का ढाल उतना तेज नहीं रह गया है, यानी कि जहाँ पर ढाल मंद हो गया है, तो वहां पे क्या होता है, नदी का वेग कम हो जाता है। तो ये नदी क्या है, धीरे धीरे इस तरह से सर्प की तरह, जैसे सर्प होता है, सांप चलता है, वैसे ही इस तरह से चलने लगती है, जिसको विसर्प कहते हैं। तो शब्द आपके सामने बार बार आएगा, विसर्प। तो विसर्प का मतलब कुछ नहीं है, नदी का ऐसे ऐसे करके चलना है। और इसके पीछे कारण क्या है, नदी का वेग का कम हो जाना। फिर एक शब्द आएगा, गोखुर झील। देखिए क्या होता है, जब नदी ये इस तरह से विसर्प के रूप में चल रही है, विसर्प के आकार में, या कह लीजिए विसर्प बना रही है, तो धीरे धीरे ये विसर्प बहुत बड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये लगातार बड़े होते जाते हैं। और एक समय आता है कि जो नदी है, सपोज जो रिवर है, वो इस वाले मार्ग को छोड़ देती है। यानी पहले कहाँ से बह रही थी, ऐसे होकर ये पूरा रास्ता अपना रही थी। अब नदी ने क्या किया, इस रास्ते को छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत इस तरह से विसर्प यहाँ पे बन गया था, और नया रास्ता एक बना लिया, इस तरह से बहने लगी। अब नदी इस रास्ते पे बह रही है, तो ये जो पुराना वाला था रास्ता, ये तो ऐसे ही छूट गया। तो इसको कहते हैं बोखुर झील। देखिए यहाँ पर बोखुर झील बन गई है, ये लिखा हुआ है, और इन बोखुर झील में पानी भरा रहता है। एक और चीज होती है, नदी के द्वारा हर नदी डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन जैसे हमारी गंगा नदी है तो वो पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है। तो देखिए, नदी जब बह रही है तो इसके साथ बहुत सारा अवसाद होगा, क्योंकि इसने पहाड़ से होकर बही है। पहाड़ को बहुत ज्यादा इसने काटा है, तो इसके पास कंकड़ पत्थर बालू वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो ये सारी चीजें समुद्र के किनारे पर जमा होने लगती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा बन जाता है। अब हम लोग एक एक करके भारत की नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हिमालय पर्वत है, वहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हमारे देश की निकलती हैं। तो हिमालय से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अच्छा देखिए, जो एक मुख्य नदी होती है, जैसे सिंधु नदी हो गई, और फिर जो इसकी सहायक नदियां होती है, जैसे रावी, व्यास, झेलम हो गई, ये सब मिलकर जो संरचना बनाती है, इसे नदी तंत्र कहते हैं। तो ये क्या है, पूरा नदी तंत्र, यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके क्या बनाती है, एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई नदी निकल कहाँ से रही है। तो हमारे जो मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही हमारी सिंधु नदी निकलती है। सभी चीजों को आप जो मैं बता रहा हूँ मैप पर जरूर देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका जो सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ से स्टार्ट होती है सिंधु नदी, और ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
अच्छा, एक बार रिपीट करा देता हूँ। दिशा की अगर बात करें तो ये इधर को पूर्व होता है, इधर को पश्चिम होता है, ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण होता है। तो यानी इधर को जा रही है, यानी सिंधु नदी आगे पश्चिम दिशा में बढ़ती है और किस क्षेत्र में पहुंचती है, यहाँ पर लिखा है लद्दाख रेंज। यानी कि जो लद्दाख हमारा क्षेत्र है जहाँ लोग बाइक वगैरह से घूमने जाते हैं, तो लद्दाख क्षेत्र में ये पहुंचती है। अच्छा, लद्दाख में जब हमारी सिंधु नदी पहुंचती है तो इसमें कुछ और भी नदियां आकर मिल जाती हैं जिसको सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक और गुंजा जैसी नदियां आके मिल जाती हैं। उसके बाद हमारी सिंधु नदी आगे बढ़ती है, गिलगित बलूचिस्तान वगैरह से होकर के निकलती है और अटक नाम की एक स्थान है। जब अटक से आगे बढ़ती है तो वहां पे पर्वतीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, यानी अभी तक पर्वतों पे बह रही थी और अटक में पहुंचने के बाद वहां से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल आती है। अच्छा देखिए, ये हमारी सिंधु नदी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है। ये देखिए, ये मुख्य सिंधु नदी हो गई यहाँ पर, यहाँ तक जो मैंने आपको ये मैप पे मार्क दिखाया। ध्यान देने की बात है कि इसमें देखिए अन्य नदियां भी आकर मिल रही हैं। जैसे कि ये देखिए झेलम नदी जो है, इसके साथ ही ये जो आपकी रावी नदी है, यहाँ पर आपकी जो फिर इसके बाद जो आपकी सतलज नदी है और जो आपकी व्यास नदी है, ये सारी नदियां आप देख सकते हैं आ करके सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी? सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ये सब सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। और ये कहाँ पर आकर मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का मिठान फोर्ट स्थान जो है, पाकिस्तान के मिठान फोर्ट नामक स्थान पर ये सारी नदियां आ करके सिंधु नदी से मिलती है। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी कि सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, यानी कि जब मैदानी क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है तो वहां पर ढाल जो है धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग, या 1/3 यानी 33% से कुछ अधिक भाग जो सिंधु नदी का है वो भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में है। यानी लगभग कह सकते हैं आप 33% जो सिंधु नदी का 33% हिस्सा है वो भारत में है और बाकी का हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए, हम लोग अपने दूसरे नदी तंत्र को देखेंगे जो कि गंगा नदी तंत्र है और जो भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी गंगा नदी जो है, इसकी मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। आपने भागीरथ की कहानी सुनी होगी। तो जो भागीरथी है यानी गंगा की मुख्य धारा है, ये गंगोत्री से निकलती है। मैप में देखते जाइए, ये गंगोत्री से निकलती है, आगे बढ़ती है। अच्छा, भागीरथी में एक अन्य रिवर आकर के मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलते हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जब हमारी गंगा नदी हरिद्वार में पहुंच जाती है, तो हरिद्वार अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा हरिद्वार के आगे मैदानी एरिया शुरू हो जाता है। यानी कि हरिद्वार के आगे जब गंगा नदी बढ़ती है तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अच्छा देखिए, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं जो हमारी गंगा नदी में आके मिलती है। जैसे कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए लिखा है घाघरा, इसके साथ ही गंडक, और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कोसी। तो घाघरा, गंडक, कोसी नदियां जो है, इसके साथ ही ये देखिए अपनी यमुना नदी है। मैप में देखिए, ये जो यमुना नदी है ये सारी आकर गंगा नदी से मिलती है। तो देखिए, यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? हिमालय में जो यमुनोत्री स्थान है, मैप पे देखते जाइए, यहाँ से ये निकलती है और धीरे धीरे गंगा नदी के समानांतर, यानी आप देखिए एकदम गंगा नदी के सामने सामने ये बह रही है और फिर आगे आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी के समानांतर बहती है और जो हमारा इलाहाबाद है उसमें आकर के गंगा में मिल जाती है। इसके साथ ही देखिए घाघरा, गंडक और कोसी, जरा इसको चित्र में भी देख लीजिए। देखिए ये लिखा है घाघरा, ये आपकी जो घाघरा रिवर है। इसके साथ ही ये आपकी जो गंडक रिवर है और ये जो आपकी कोसी रिवर है,
ये नेपाल हिमालय से निकलती है। मैंने आपको हिमालय का विभाजन पढ़ाया था, तो नेपाल हिमालय के बारे में बताया था। तो जो हमारी घाघरा, गंडक, कोसी है, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। अच्छा, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र से आ रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, तो ये पर्वत को बहुत ज़्यादा काटती हैं, यानी अपरदन करती हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा अवसाद होता है, यानी कि कंकड़ पत्थर बालू होता है। अब होता क्या है, जब नदी में पानी बढ़ता है तो ये सारी नदियां इतने सारे अवसाद को ला करके यही हमारा जो मैदानी स्थान है यहाँ पे जमा करने लगती हैं, बाढ़ आ जाती है। लेकिन इसका एक फायदा भी होता है कि जमीन उपजाऊ हो जाती है। ये जो बढ़िया नई मिट्टी लाती है उससे जमीन उपजाऊ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये जो नदियां हैं नेपाल हिमालय से आ रही, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हमारे देश में बाढ़ का कारण बनती हैं, लेकिन साथ ही उपजाऊ मिट्टी भी हमारे देश में पहुंचाती है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और गंगा नदी में आके मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया था। तो जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से चंबल है, बेतवा है, सोल है, ये सारी नदियां निकलती हैं। देखिए जरा मैप में, ये यहाँ पर आपकी चंबल नदी आपको दिख रही है। इसके साथ ही ये आपको यहाँ पर बेतवा नदी दिख रही है, और ये आपको यहाँ पर पूरी सोन नदी मैप में दिखाई दे रही है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। अर्ध शुष्क मतलब पूरा मरुस्थल भी नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा जल भी नहीं है, अर्ध शुष्क है, आधा शुष्क है। तो ऐसे क्षेत्रों से निकलती है ये आपकी चंबल, बेतवा, सोन। इसीलिए एक तो इनकी लंबाई कम रहती है, और दूसरा इनमें पानी की जो मात्रा है वो भी कम रहती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गंगा नदी के बाएं किनारे से कौन सी नदियां आकर मिल रही है, तो आप देखिए, जैसे कि अपनी ये घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये बाएं किनारे से मिल रही है। वहीं पे दाएं किनारे से तो यमुना नदी हो गई, वो दाएं से आ रही है, गंगा नदी के दाईं ओर से आ रही है। वैसे ही आपकी जो चंबल है, बेतवा है, यहाँ पर जो आपकी सोन है, ये सारी नदियां दाएं किनारे से आ रही हैं। तो अब ये जो बाएं किनारे से आने वाली नदियों का पानी है, दाएं किनारे से आने वाली नदियों का पानी है, ये सब गंगा में मिल गया। अब इतना सारा जो जल है उसको हमारी गंगा नदी अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती है, और फरक्का नाम के स्थान से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका एक हिस्सा, जिसको भागीरथी के नाम से जानते हैं, वो आगे की ओर दक्षिण दिशा में बढ़ता है। ये देखिए दक्षिण दिशा है, इधर ही ये मैप में देखते जाइए, ये आगे की ओर बढ़ रही है। और फिर जो हमारा डेल्टा का मैदान है, वहां से गुजरती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो गंगा नदी के हम लोगों ने देखा दो पार्ट हो गए। एक जो हिस्सा था गंगा नदी का, वो दक्षिण दिशा में आगे बढ़ा और डेल्टाई मैदान से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में मिल गया। अब देखिए, जो दूसरी धारा है, जो गंगा नदी की मुख्य धारा है, ये मैप में देखिए, ये जो आगे बढ़ रही है, इसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। और एक खास बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये ऊपर से जो आ रही है, ये भी आकर के गंगा नदी में ही मिलती है। अच्छा, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की ये जो मुख्य धारा है, ये आपस में मिल जाते हैं, तो इसको मेघना नाम से जाना जाता है। तो मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये मिला हुआ पानी है, ये समुद्र में जाने से पहले मेघना नाम से जाना जाता है, और फिर ये भी जो है यहीं पे बंगाल की खाड़ी में ये सारा जल पहुंच जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये सारा जो गंगा नदी का जल है बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। अच्छा देखिए, जो यहाँ पर बनने वाला डेल्टा है, इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र की बात कर ली, गंगा नदी तंत्र की बात कर ली। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। यानी जहां से सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, लगभग वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर जो रास्ता है वो भारत के बाहर है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मैप में देखिए दिखाई जा रही है, ये पूरी आगे की ओर बढ़ रही है।
तो ये आप देख रहे हैं अधिकतर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा वो भारत से बाहर है। ये हिमालय के समानांतर, देखिए जो हिमालय हमारा हिमालय फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसी के समानांतर सीधे सीधे इसी के सामने ऊपर आप यहाँ पर देखिए मैप में अपनी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। लेकिन क्या होता है, जो नामचा बरवा शिखर है इसके पास जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती पहुंचती है तो ये यू जैसा शेप बनाती है। आपको लगातार मैप में देखना होगा, तो ये यू जैसा ऐसे शेप बनाती है और फिर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी कि जो नामचा बरवा शिखर है यहाँ पर एक यू जैसा शेप बनाते हुए हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जो एक गार्ज है उससे होते हुए भारत में आ जाती है। तो यहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है, अभी इसका नाम यहाँ पर दिहांग है। इसके बाद इसमें कुछ नदियां आके मिलती है, जैसे दिबांग है, लोहित है। देखिए यहाँ पर लोहित नदी दिखाई भी गई है, ये लोहित है। इसके साथ ही केनुला है और भी कई सारी नदियां हैं। ये सब आ करके हमारी इस दिहांग से मिलती है, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। इसको यहाँ पर दिहांग नाम से जाना जाता है। तो दिहांग से दिबांग, लोहित, केनुला मिल जाती है और फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये देखिए ये जो आगे बढ़ रही है इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब देखिए तिब्बत क्या है, शीत प्रदेश है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा है, शुष्क है। और इसकी वजह से क्या है, जब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र आ रही है हमारी, तो इसमें ना बहुत ज्यादा सिल्ट होता है ना बहुत ज्यादा पानी होता है। लेकिन जैसे ही ये भारत में पहुंचती है तो भारत में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसमें पानी भी बहुत हो जाता है और सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब देखिए असम में क्या होता है, जब असम में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो ये बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। इसे गुम्फित नदी कहते हैं। देखिए गुम्फित नदी की विशेषता क्या है, इसमें एक तो आपको बीच बीच में कुछ जमीन के आइलैंड जैसे दिखेंगे, द्वीप जैसे दिखेंगे, जिसको जैसे समुद्र में आइलैंड होते हैं वैसे ही यहाँ पर नदी की धाराओं के बीच में आपको खाली जमीन दिखेगी, जिसको नदी द्वीप कहते हैं। इसके साथ ही जो गुम्फित नदी होती है ये बनती है जब पर्वत से तेज धार वाली नदी आ रही है और इसमें जब सिल्ट वगैरह यानी अवसाद जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इतना ही काफी है गुम्फित नदी के बारे में। तो खैर ब्रह्मपुत्र हमारी एक गुम्फित नदी में बदल जाती है और बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए अब इसमें सिल्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप खुद सोचिए आपके घर की नाली हो और उसमें आप कचरा भर दें तो क्या होगा, नाली का पानी बाहर आ जाएगा। वैसे ही जब ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और वर्षा ऋतु में बारिश भी बहुत होती है, पानी बढ़ जाता है, तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का नदी का जो पानी है इसके किनारों को तोड़ के बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। और इसी वजह से हर साल असम वगैरह जो है बाढ़ का सामना करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, अब देखो अगर किसी नदी के रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो नदी तो बहना चालू रखेगी लेकिन अपने रास्ते को बदल लेगी। तो इसीलिए क्योंकि इसके रास्ते में सिल्ट वगैरह जमा हो जाती है बार बार, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने रास्ते को भी बार बार बदलती है और इसकी वजह से भी बाढ़ आती रहती है। अब देखिए जो हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बनने वाले 3 नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनको हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर भी कुछ नदियां बहती है जो भारत के लिए, खासकर दक्षिण भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो हमारा जो पश्चिमी घाट है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये आप देखिए यहाँ पर जरा सा चित्र में देखिएगा, ये जो आपका है पूरा फैला हुआ पश्चिमी घाट, तो ये बेसिकली जो पश्चिमी घाट है ये जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक का मतलब क्या होता है कि इसके एक तरफ इधर को नदियां बह रही है और इसके दूसरी तरफ इधर को नदियां बह रही है। तो अब इधर उधर से कहने का मतलब क्या है, जो पश्चिमी घाट है इसके इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, तो यानी पश्चिमी घाट के दाईं ओर जो नदियां बह रही हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और पश्चिमी घाट के बाईं ओर क्या है, अरब सागर है। तो पश्चिमी घाट के बाईं ओर जो नदियां बह रही हैं वो जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। अब जो अधिकतर बड़ी बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं, यानी पश्चिमी घाट से निकल के और इधर बंगाल की खाड़ी में ही जाती है।
और केवल कुछ ही नदियां हैं जो अरब सागर में जाती है, जिसको बड़ी नदियां कह सकते हैं। वैसे तो छोटी छोटी बहुत सी है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो जो अपना पश्चिमी घाट है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। जैसे ये अगर अपना भारत है, तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट फैला है, जो एक जल विभाजक का काम कर रहा है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं, यानी हमारे भारत की जो मुख्य नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किधर बहती है? पूर्व की ओर। यानी ये पश्चिमी घाट है, तो इससे यहाँ पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में बहती है। केवल अच्छा, ये जो नदियां हैं जो हम लोगों ने देखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब क्या है? डेल्टा का निर्माण करती है, यानी डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली जो है बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हैं। तो जो अपना पश्चिमी घाट है, इससे पश्चिम में छोटी छोटी धाराएं बहती है। केवल नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये क्या बनाती है? ध्यान दीजिएगा, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिए दो बातें, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उतनी लंबी नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा की। देखिए, जो हमारी नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और ये भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा इधर है, एक भूमि का टुकड़ा इधर है और बीच में खाली स्थान है। बेसिकली ये दोनों टुकड़े कभी एक में जुड़े होंगे, अलग अलग हो गए, और बीच में जो है एक खाली स्थान है, इसको भ्रंश कहते हैं। तो यही जो भ्रंश वाला स्थान है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। मैप में भी देख लीजिए, एक तरफ देख से ये विंध्य लिखा है, दूसरी तरफ सतपुड़ा लिखा है, और इसके एकदम बीचों बीच में ये हमारी नर्मदा नदी शुरू हो रही है भ्रंश घाटी से। अच्छा देखिए, जब तक ये समुद्र के पास पहुंचे, उस बीच में बहुत सारे ये दर्शनीय स्थल बनाती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गार्ज से बहती है। तो जो संगमरमर के शैल है, वहां पर से ये नदी, जबलपुर के पास संगमरमर के जो शैल है, वहां पर से ये नदी गार्ज से होकर के बहती है। और ये जो नदी है जो तेजी से नीचे की ओर गिरती है और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो नर्मदा नदी यहाँ पे धुआंधार प्रपात बनाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां बहुत छोटी हैं और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, यानी 90 डिग्री पे आकर के नर्मदा नदी से इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैली हुई है, यानी नर्मदा का जो पूरा क्षेत्र है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। अब देखिए, बात करेंगे तापी द्रोणी की। तो देखिए, तापी जो नदी है हमारी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये देखिए, ये जो हमारी सतपुड़ा की श्रृंखला है, यहीं से आपकी, ये मैप में देखिए, ये तापी नदी आपकी निकल रही है। ये भी नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जिधर बह रही है वैसे ही ये भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। ये किन राज्यों से होकर निकलती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर निकलती है। देखिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है, चित्र में देखिएगा, ये जो पूरा अपना पश्चिमी घाट फैला है और फिर इसके बीच में ये जो स्थान है, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, ये अरब सागर है और पश्चिमी घाट इधर मैंने आपको बताया। इसके बीच में ये जो खाली मैदान है, ये बहुत छोटा सा है। इसी वजह से क्या है, जो पश्चिमी घाट से अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे मैदान ही बहुत छोटा है, तुरंत समुद्र आ जाता है, इसलिए इन नदियों की लंबाई भी बहुत कम होती है। थोड़ा सा नदी बह पाती है और तुरंत समुद्र में जाके मिल जाती है। तो इसीलिए पश्चिम की ओर जो बहने वाली मुख्य नदियां हैं, जैसे साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार, इनकी लंबाई कम है। तो ये नदियां किधर जाती है? सारी अरब सागर की ओर जाती है। तो अब बात करते हैं गोदावरी और इसकी सहायक नदियों की। तो गोदावरी देखिए, जो हमारा दक्षिण भारत है, या जो कह लीजिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, सही शब्द होगा, यहाँ पर गोदावरी सबसे बड़ी नदी है।
ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। चित्र में देखते जाइए, ये पश्चिम घाट की ढालों से निकल रही है और बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए गोदावरी नदी जो है हमारी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इसकी लंबाई लगभग जो है 1500 किलोमीटर है। ये बह करके बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। और जैसा कि मैंने बताया, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं जितनी थी, उसमें सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो गोदावरी का ही है। इसकी द्रोणी देखिए कहाँ कहाँ फैली है। मध्य महाराष्ट्र में तो इसका लगभग 50% हिस्सा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी द्रोणी फैली हुई है। गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये सब आप एकदम रट लीजिए, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसमें से जो अंतिम 3 सहायक नदियां हैं यानी मांजरा, पेनगंगा और वेनगंगा, ये बहुत बड़ी नदियां हैं। तो बड़े विस्तार और आकार की वजह से, यानी जो ये इतनी बड़ी है हमारी गोदावरी नदी, इस कारण से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी। अब देखिए अगली आ जाती है महानदी द्रोणी। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा छत्तीसगढ़, तो यही छत्तीसगढ़ की उच्च द्रोणी से ये महानदी आपकी बह रही है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 860 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से होकर ये निकलती है। कृष्णा द्रोणी की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्थान से निकलती है हमारी कृष्णा नदी। ये देखिए, ये आपकी कृष्णा नदी आप देख पा रहे हैं बहती हुई। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक सोत से ये निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबाई में ये बहती है और जा करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। यानी कहाँ जा करके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो भद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैली है। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कि कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य में फैली हुई है या किस राज्य में कृष्णा नदी का विस्तार नहीं है। तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अब आ जाता है कावेरी द्रोणी। तो कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ये आपकी देखिए यहाँ पे ये आपकी कावेरी नदी आप देख पा रहे हैं। ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडनूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी तमिलनाडु में पहुंचकर ये आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों में आ जाती है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। अब देखिए थोड़ी सी बात हम लोग झीलों के बारे में करेंगे। तो देखिए झीलें अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग तरीके से बनती है। कुछ ऐसी झील आपको देखने को मिलेंगी जिसमें पूरे साल पानी रहेगा। कुछ ऐसी झील मिलेंगी जिसमें केवल वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है। और कई सारी ऐसी झील होती है जिसमें जो वर्षा ऋतु में पानी आता है उससे नगर को सप्लाई किया जाता है पानी। तो अच्छा देखिए, हम लोगों ने गोकुल झील के बारे में ऑलरेडी देखा कि गोकुल झील कैसे बनती है। जब नदी ऐसे विसर्ग बना रही होती है और फिर अपना ये पुराना रास्ता छोड़ देती है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये गोकुल झील की तरह दिखता है। इसी तरह से देखिए क्या होता है, जो हमारा समुद्र का तट है, कई बार क्या होता है यहाँ पर एक स्फीट या जिसको रोधिका कहते हैं वो बन जाती है और बीच का जो क्षेत्र है वो झील के रूप में डेवलप हो जाता है। इसका उदाहरण है चिल्का झील, पुलिकट झील, कुलेरू झील। अच्छा देखिए, कई बार मौसमी झीलें होती है, जैसे कि राजस्थान की सांभर झील जो कि एक लवण झील है, ये मौसमी झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अच्छा देखिए, मीठे पानी की जो झील मिलेंगी उसमें से अधिकतर आपको हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगी। ये कैसे बनती है? हिमानी यानी ग्लेशियर की वजह से ये बनती है। देखिए क्या है, एक ग्लेशियर यानी कि ऐसे मान लीजिए बर्फ की बहुत बड़ी नदी जो है आगे बढ़ रही है। इसने क्या किया, किसी स्थान पर एक गहरा गड्ढा जैसा बना दिया, बहुत ही सामान्य तौर पे समझिए। और क्या हुआ, इसमें जो बर्फ जमी रहेगी वो किसी समय पे पिघल जाएगी और जब ये पिघल जाएगी तो एक झील के रूप में आपको दिखेगी। जब फिर से जम जाएगी तो ये झील के ऊपर जो है आपको बर्फ जमी हुई दिखेगी। इसके साथ ही देखिए कई बार क्या होता है, जैसे यही ग्लेशियर आगे बहता हुआ जा रहा है, बर्फ बहती हुई जा रही है
और कहीं पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसके बीच में जाकर ये बर्फ जमा हो गई, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो आपको एक झील के रूप में दिखाई देगी। अच्छा, इसके अलावा कई बार जो हमारी जमीन के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से भी गड्ढा जैसा बन जाता है, जिसको झील कहते हैं। तो जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर की, ये भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील जो है वो वुलर झील ही है आपकी। इसके अलावा डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकताल है, बड़ा पानी है। ये सारी भी मीठे पानी की झील जो है भारत के अंदर विद्यमान है। अच्छा, कई बार झील जो है मनुष्य की क्रियाओं से भी बन जाती है। जैसे जब जल विद्युत उत्पादन के लिए आप नदियों पे बांध बनाते हैं, तो इससे झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो है भाखड़ा नागल परियोजना पे बना हुआ एक आप कह लीजिए झील है। तो झील की उपयोगिता भी है, आप सिंचाई के लिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिजली बना सकते हैं। तो इस तरह से जो झील है वो एक कह लीजिए कि मनुष्य के लिए उपयोगी भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने जो आज का लेक्चर है इसमें भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको डिटेल में देखा। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो NCERT का अपना चैप्टर नंबर 4 है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।